नमस्कार, स्वागत है आपका। IND एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। माननीयों पर मेहरबानी। मध्य प्रदेश में माननीयों पर फिर सरकार मेहरबानी होगी। MP के विधायकों को दोगुने गृह और वाहन लोन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग ने अनुमोदन के लिए भेज दिया है। केवल 4% पर माननीयों को ये सुविधा मिलेगी। अब विधायक 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। ये प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। पहले घर के लिए 25 लाख और गाड़ी के लिए 15 लाख तक का लोन मिलता था, लेकिन अब इसे दोगुना करने का प्रस्ताव है। इसके आते ही राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को घर और वाहन के लिए सब्सिडी देने की शुरुआत कांग्रेस कार्यकाल में हुई और हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और जनसेवा में तीव्रता के लिए ये समय की जरूरत भी है। विपक्ष बेमतलब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस इस कदम को जनसेवा नहीं बल्कि जनव्यय करार दे रही है। इंडियन एनालिसिस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को आवास ऋण के लिए, वाहन ऋण के लिए सब्सिडी देने की परंपराएं कांग्रेस की सरकारों के दौरान प्रारंभ हुई थी और समय समय पर उसको वृद्धि भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी जनता के हित में काम करते हैं, ऐसे में उनकी सुविधाओं के साथ भी जनता को लाभ होता है। वो ज्यादा तीव्र गति से जनता की सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी केवल विपक्ष होने के नाते उल जलूल बयानबाजी करके अनर्गल राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीयों को आप कितनी भी सुविधा दो, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन काम तो करें। कर्जे से अगर वो अपना मकान बना लेते हैं तो बना लें, इसमें क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही होम लोन सबसे सस्ता होता है। तो चर्चाएं इस मुद्दे को लेकर तेज हो चुकी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रस्ताव तैयार है और हो सकता है कैबिनेट में इसको लाया जाएगा, जिसके बाद ये पारित होगा, जिसमें विधायकों के लिए घर और गाड़ी खरीदने के लिए लोन की सीमा दोगुनी होगी। 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। 25 लाख 15 लाख तक देना होगा सिर्फ 4% ब्याज, बाकी अनुमोदन के तौर पर सरकार भरेगी। 50 लाख की सीमा 30 लाख तक के कर्ज पर मिलेगा 2% ब्याज अनुदान। वित्तीय संकट के चलते 15वीं विधानसभा में ये सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे वापस लाने की तैयारी की जा रही है और इसी पर सियासत भी प्रदेश में देखने को मिल रही है। इंडियन एनालिसिस में आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं हम। खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे समर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्ता दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए प्रशिता जी, देश काल परिस्थिति होती हैं, क्षेत्र काल भाव सब सारे मैटर करते हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो शासकीय सेवक हैं उनका DA भी बढ़ाया हुआ है, 7वां वेतन आयोग दिया है और अब 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो गया है केंद्र में। और मध्य प्रदेश में भी देखिए हम लगभग 52% तो DA दे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को। तो ये सब DA भी बढ़ा है मुख्यमंत्री जी ने। ये सारा जो DA और ये सब होता है, महंगाई का जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उससे लिंक्ड होता है। अब इसी प्रकार से अगर जो विधायक गण होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं और इनका क्षेत्र भी बड़ा होता है, तो अगर उनको ये कार्य करने के लिए आवश्यक सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे वाहन होता है और आवास व्यवस्था के लिए, और इस प्रकार से जो भत्ते ये बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, ऋण में जो ऋण की सीमा बढ़ाई जा रही है, तो ये समय समय पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं और इससे सभी राजनीतिक दलों के जो MLAs होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए सबको ही उसमें लाभ मिलता है और जिससे कि वो अपने क्षेत्र की अच्छे से सेवा कर सकें। क्योंकि देखिए बगैर अर्थ मूल के कुछ होता भी नहीं है। तो जनप्रतिनिधि गण के लिए भी एक आवश्यक है कि आवश्यक संसाधन रहें और आवश्यक संसाधन में वित्त एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। तो उसमें एक अच्छा निर्णय कह सकते हैं कि अब जब सारे सब हमने कर्मचारियों का बढ़ाया है, सब बढ़ाया, तो ऐसा जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बढ़ाएंगे तो अच्छे से जनसेवा होगी और जो मूल भाव है जनप्रतिनिधियों का, जन कल्याण होगा।
बिल्कुल, कितना अच्छे से जन सेवा होगी ये तो जनता इसका निर्णय कर ही लेती है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि ये अच्छा फैसला है विधायकों के लिए, चूंकि कांग्रेस के भी विधायक मध्य प्रदेश में है, तो समर सिंह जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी देखिए, जहां तक की बात है, इस खबर से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट हो रही है। जहां पर एक तरफ हमारा प्रदेश जो है वो कर्ज में डूबता जा रहा है, एक तरफ जो है बेरोजगारी जो है चरम पर है, एक तरफ देखिए कि इनके पास में लाडली बहनाओं को देने के लिए 1250 रुपए भी समय पर नहीं है। वहीं आप देखिए कि जहां पर ये वादे करके आए थे कि हम किसानों को समर्थन मूल्य जो देंगे, जो 2700-3100 रुपए 6000 की इन्होंने बात की थी, 400 रुपए गैस सिलेंडर की बात की थी, उसमें सभी जो इनके फ्रंट है वहां पर ये पूरी तरीके से निष्क्रिय है, बिल्कुल विफल है और अपने ही जो साथी है, जो संगठित रूप से इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। जहां तक की बात है, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी, तो कांग्रेस के जमाने के अंदर आप बेरोजगारी दर देखिए कितनी थी। आप वहां पर देखिए कि पेट्रोल क्या रुपए भाव का मिलता था, आप वहां पर देखिए कि दालें किस रेट में आपको मिला करती थी, और एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो एक पैसों की जितनी आवश्यकता होती थी उतने आदमी कमा रहा था। उस समय ना तो हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दे रहे थे, ना हम लाडली बहनाओं को 1250 दे रहे थे। उसके बाद भी अगर हम उस समय की कर रहे थे तो बहुत बड़ी बात थी। और जहां तक की बात है अभी की परिस्थिति के अंदर इसको देखा जाए तो प्रदेश ने पूरे देश की स्थिति बहुत जर्जर है। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो 100 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए, 80 लाख करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशक ले जा चुके हैं। शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो जिनके 5 लाख के थे, एक ही दिन में 2.5 लाख के हो गए। 50% से ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है यहाँ पर। बेरोजगारी दर की मैं बात कर रहा था, बेरोजगारी आप देखिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को अगर मिला लिया जाए तो 1 करोड़ से ऊपर जो है बेरोजगार है हमारे प्रदेश के अंदर। और आंशिक बेरोजगारी के साथ में, ऐच्छिक बेरोजगारी के साथ में, पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ में, तो ये सब चीजें सरकार को करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार जो है प्रदेश की जनता के पैसों की मलाई खाने में लगी हुई है, उनका जितना दोहन कर सकते हैं ये कर रहे हैं इस समय। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी को तो पहले अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे करें, उसके बाद में अपनी जेब भरने का काम करें। ठीक है, इसका जवाब लूंगी। उससे पहले देवदत्त जी की भी प्रतिक्रिया इस पर ले लेती हूँ कि ये जो प्रस्ताव आ रहा है, ये दोगुना करना गृह और गाड़ी के लोन और कम ब्याज और ये सुविधाएं, क्योंकि विधायकों को 1 लाख से ज्यादा वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, और उसके बाद कई सुविधाएं भी हैं जो उन्हें दी जाती है, और फिर ये प्रस्ताव। देखिए, तो जनप्रतिनिधियों को स्वयं सोचना चाहिए कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब जैसी जनता जिन सुविधाओं में, जिन आवश्यकताओं में जीवन जिए, वैसा कुछ समकक्ष इनको होना चाहिए। ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि जब सुविधाओं से लैस रहेगा, मन शांत रहेगा, तब वो लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा। लेकिन पर्याप्त वेतन है, भत्ते हैं, सब कुछ है। समय के साथ जो महंगाई बढ़ी और जनप्रतिनिधियों ने जो अपनी वो कहते एक तरह से वोट पाने के लिए या कृतज्ञता जनता के प्रति बहुत आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं। पहले मैंने देखा जनप्रतिनिधि राज्य परिवहन की बस में 1 नंबर और 2 नंबर सीट आरक्षित रहती थी विधायक के लिए, उसमें बैठ के आ जाया करते थे। और यहाँ ऑटो में बैठ के एमएलए रेस्ट हाउस पहुंच जाते। अब तो 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां, परिवार के हर सदस्य के पास गाड़ी, और सरपंच आजकल स्कॉर्पियो और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो समय के साथ जो आवश्यकताएं बढ़ानी है तो अब आविष्कार करना पड़ेगा। अब एक जनप्रतिनिधि 10-10, 15, 20-20 विवाह अटेंड करता है, क्योंकि उसको वोट चाहिए ना। वोट बड़ी समस्या हो गई है। उसके चक्कर में एक प्रतिस्पर्धा होड़ बनी कि कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कर रहा है, उससे ज्यादा हम करेंगे। अब इसमें सोचो आप कि इतना जब सरकार कर्ज में है, बहुत सारे उसके लिए पैसे नहीं है, लाडली बहना बहुत सारा पैसा जा रहा है, तब इस तरह की बढ़ाने का साहस यदि कर पा रहा है तो विधायकों का भी दबाव होगा सरकार पर कि हमें इतने में हमारा काम नहीं चल रहा, हमें और जरूरत पड़ रही है। अब क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको रुकवाने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, और क्षेत्र में दौरा करने के लिए गाड़ी चाहिए, और परिवार के हर सदस्य के पास गाड़ी है। तो कुल मिलाकर यही है कि जिस तरह का रुतबा, आडंबर जो फैलता जा रहा है, जो सबके पास अब वाहन है, तो उसमें ये सब चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि लेकिन देवदत्त जी, ये तो किसी को सुनिश्चित करना होगा कि ये आवश्यक है या अनावश्यक, क्योंकि
भार तो सरकार पर ही आएगा। सरकार पर आएगा, जनप्रतिनिधि पर आएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपना यदि ये सब खर्चे कम कर ले तो बहुत जरूरी है कि वो जनता के प्रतिनिधि भी, और उनको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ वो सही कर पा रहे हैं। लेकिन खुद के इतनी खर्चे बढ़ा लिए हैं, इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, ये सब चीजें जरूरी हो गई। और जनप्रतिनिधि को पहले ध्यान ये देना चाहिए कि वो जनता के प्रति जवाब दे तो है, लेकिन अपने खर्चे स्वयं के कम करें। आप उनके खर्चे देखोगी तो आप कहोगे क्या जिंदगी हो गई है। एक एक विधायक के पास कितने कर्मचारी है, उनको वेतन बांटना, कितना बहुत कुछ एक तरह से ऑफिस टाइप का चलता है, तो बहुत सारे खर्चे बढ़ा लिए। लेकिन ये सब भार सरकार पे पड़ रहा है और जनता के टैक्स पर भार पड़ रहा है। तो ये जनप्रतिनिधियों को धीरे धीरे सीमित करना चाहिए कि हम इस तरह की लग्जरियस जिंदगी के अलावा एक सामान्य इंसान के रह के भी हम काम कर सकते हैं। एक गाड़ी में भी काम चल सकता है, एक मकान में भी काम चल सकता है। लेकिन सबने एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए कि उसके पास इतनी गाड़ी तो हमारे पास, इसके पास इस कंपनी की गाड़ी तो हमारे पास और अच्छी कंपनी की गाड़ी, और वो सब एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब तो इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। जवाब देंगे इसका सत्येंद्र जी। प्रतिस्पर्धा का सवाल है यहाँ तो कि कौन कितना अच्छा रौब दिखा पाएगा। नहीं प्रीशिता जी, मैं अब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे देवदत्त जी, उनका अपना आकलन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। मैं जरूर ये कहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता को भगवान मानते हैं, तभी वो बार बार जीत के आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। अब देखिए, अगर कांग्रेस से बात कहती है, आरोप लगाती है, तो दिसंबर 2024 कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या कांग्रेस ढोंग करती, पाखंड करती है, आज आपको सबके सामने मैं बताता हूं। उमंग सिंगार जी ने क्या बोला था दिसंबर 2024 में? पत्र लिख के, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिख के बोला था कि हमारे विधायक क्या करेंगे, अपने ही विधायक विधानसभा जो वेतन नहीं लेंगे, वो वेतन के जो वेतन है उससे अपनी विधानसभा में विकास कार्य कराएंगे। आज अगर कांग्रेस अगर दूध की धुली है, कांग्रेस अगर सत्यवादी बनती है, तो कांग्रेस को ये घोषणा बताए, कांग्रेस घोषित करे कि कितने विधायकों ने अपने वेतन से विकास के कार्य कराए क्षेत्र में। उस समय का वाकया ये था सत्येंद्र जी कि सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा कि विकास के लिए भेदभाव किया जा रहा है, राशि नहीं दी जा रही है, तो फिर ये बयान शायद सामने सदैव कभी भी भेदभाव करेंगे। और वो इस प्रस्ताव पर भी यही कह रहे हैं कि हमने विकास के लिए पैसे मांगे, हमारी मांग ये सब थी, ये नहीं कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये प्रस्ताव लाकर दोगुना करें। तो बताइए, अगर कांग्रेस इतने ही दूध के धुले होते, तो अगला प्रीशिता जी आपके प्रश्न का जवाब उसमें है कि विक्रांत भूरिया क्या है, कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े पदाधिकारी रहे हुए हैं, और क्या किया उन्होंने अपनी विधायक निधि का? टेंट वाले का खर्चा दे रहे हैं। कोई एक जैन साहब का टेंट का था, किस का था, 24 लाख रुपए की बंदरमाट किसने की? ये आप सबके सामने है। जो पेमेंट देने के लिए होती क्या विधानसभा विधायक की स्वेच्छानुदान होता है, उन्होंने विधायक स्वेच्छानुदान को इतना खुर्द-बुर्द कर दिया। उनके ऊपर अभी जांच चल रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को मतलब क्षमा याचना करनी चाहिए। ये कांग्रेस धूर्तता और पाखंड करना बंद करे। जो विधायक जो स्वेच्छानुदान होता है विधायक के लिए दिया जाता है, कोई गरीब होता है, कोई छोटा, उसके लिए सहयोग के लिए दिया जाता है। अब बताइए, टेंट का पैसा दे दिया, उससे और बहुत सारे कार्यक्रमों का पैसा दिया, पेमेंट चुका रहे हैं। तो ये तो गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है, और क्षमा इसकी तो कोई क्षमा भी नहीं है। और आपको जो आपने प्रश्न करा, तो ये कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता अभी कभी विपक्ष में, कभी हमारी बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कमलेश्वर डोडियार ही क्यों ना हो, जो कांग्रेस से नहीं आते हैं, हम उनके लिए भी, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी काम करेंगे, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता रहती है। अब भले ही, और ऐसा नहीं है कि पूरे वोट कमलेश डोडियार को मिले हैं, हमारे प्रत्याशी को भी वोट मिले थे, कम मिले तो हम नहीं जीते, लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के साथ भी नहीं। लेकिन कांग्रेस जरूर इसमें पाखंड और छद्म करती है। मैंने आपके सामने एक्सपोज किया। जिस समय इस चीज को रोका गया था, उस समय यह हवाला दिया गया था कि वित्तीय संकट है, तो अब वो खत्म हो चुका है। अब सरकार पर कोई कर्ज नहीं है, अब देने के लिए
खजाने अब ये भरे बात हुए आ हैं। जाती है, वित्तीय संकट तो तब था प्रशीता जी जब मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था और वंटा ढार मनमानी दिग्विजय सिंह जी का शासन था, और दिग्विजय सिंह जी के शासन में 1 रुपए में 23 पैसे ब्याज भरने में जाते थे, और प्रदेश की जीडीपी 70,000 करोड़ की थी। आज प्रदेश की जीडीपी और देश की अगर सापेक्ष में लिया जाए, भारत की जो जीडीपी थी उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 3.25% था। आज मध्य प्रदेश का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 6% के आसपास हो रहा है, और आज मध्य प्रदेश की जीडीपी है लगभग 17 लाख करोड़ की हो रही है। तो ये बड़ा अंतर आया हुआ है। तो हमें कहते हैं जीडीपी टू लोन रेशो देखेंगे, जीडीपी टू डेप्ट रेशो आप देखेंगे तो उस समय जो 35% था आज भी वो 28% के आसपास है। और मैं बात कहूंगा, अगर कांग्रेस इतनी दूध की धूली है तो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां का बजट है 58,000 करोड़ का, और कर्जा कितना है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा। जीडीपी का दोगुना कर्जा, मतलब जो जीडीपी जो है, जो कर्जा जो है जीडीपी के दुगना हो रहा है। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्या है? 2.91 लाख करोड़ का उनका बजट और 7 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हो गया। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस। और कर्नाटक का देख लीजिए आप, कर्नाटक का है 4 लाख करोड़ का बजट है, 6 लाख करोड़ का कर्ज है, और मध्य प्रदेश का 4,21,000 करोड़ का बजट है, और मध्य प्रदेश का कर्ज भी जो है अभी कम है उससे। तो मध्य प्रदेश का बजट ज्यादा। मेहरबानी किस लिए? नहीं, मेहरबानी नहीं है मैडम, ये मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार से कर्मचारियों को हमने महंगाई भत्ता दे रहे हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग होती है, तो उसके अनुसार ही सारी चीजें बढ़ती हैं। मुझे लगता है एक अच्छा कदम होगा। और विधायक कोई बीजेपी के अकेले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के विधायक है। मैं तो सभी दोनों से सवाल है ना मेरा। वो इनकार कर रहे कि हमने ये मांग ही नहीं, वो तो लेके नहीं, और वो बातें करते 1 लाख से ज्यादा वेतन बढ़ाओ, तमाम सुविधाएं। आप बताइए ना क्या क्या विधायकों को क्या सुविधाएं मिलती है? ठीक है सत्येंद्र जी बता दीजिए ना क्या क्या सुविधाएं मिलती है विधायकों को। देखिए मैं बता देता हूं आपको। अगर सैलरी के अलावा देखिए वेतन मिलता है उनको 30,000 रुपए, 30,000? हाँ 35,000 रुपए भत्ते मिलते हैं। सुन तो लीजिए, मैं 1 लाख रुपए के आसपास आता है, और भत्ते भी 35,000 रुपए मिलते हैं। 10,000 रुपए में मोबाइल और टेलीफोन, 10,000 में स्टेशनरी का खर्च लेखन का रहता है, 15,000 रुपए में जो कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत्य और जो रहते हैं वो सब होता है। और सत्कार भी, अब देखिए कोई आपके यहाँ पे जनता आती है, एक विधानसभा में ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें रहती है। मुझे लगता है ये उतना उचित नहीं है। हाँ, तो अभी इसको कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये अगर कांग्रेस ना करे, अच्छी बात है, कांग्रेस ना ले, लिख दे पत्र लिख करके। जवाब ले लेते हैं अभी, समझिए जी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पहले अगर किसी का विकास हो तो इस देश की भली भाली और गरीब जनता का हो, जिनका खून चूसने का काम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जहां तक की बात है वेतन और भत्ते की, तो 1 लाख से के लगभग जो है वेतन उन्हें मिलता है। भत्तों की बात करें तो यात्रा भत्ता, कार्यालय भत्ता, टेलीफोन भत्ता, डाक भत्ता, और भोपाल में सरकारी आवास या विश्राम गृह में एक फ्लैट दिया जाता है। कुछ मामलों में किराया भी जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत के अंदर रेलवे और हवाई यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है, रियायती दरों पे है, और वाहन खरीदने पर ऋण सुविधा है। निजी वाहन के लिए ईंधन भत्ता भी है। अब एक बात बताइए प्रश्न, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, हम सिर्फ टेलीफोन की 10,000 रुपए पे आते हैं। देखिए, मैं भी दिन भर फोन पे आप लोगों से चर्चा करते हैं, हम इंटरनेट का भी उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि 700 रुपए का जो प्लान है मेरे लिए, इंडिविजुअल के लिए काफी है। और उसके अंदर मैं चाहूं तो दिन भर 24 घंटे भी अगर किसी से बात करूं तो उसके ऊपर कोई उसकी नहीं है। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय, प्रशीता जी, आप भी वही 700 या 1,000 रुपए तक का जो है आपका बिल आता होगा अगर आप उस फोन का उपयोग करते होंगे। तो ये 9,000 रुपए का अतिरिक्त जो भार है मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? चलिए, ये बात का जवाब तो आप लोग खोजते रहना और देते रहना जनता को, क्योंकि प्रश्न कांग्रेस ने उठा दिया है। जहां तक की बात है, हमारे भाई बोल रहे थे जीडीपी की बात, आप इनसे जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछ लीजिए। अब जब भी हम कुछ बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामियां इनको गिनाते हैं, तो ये सबसे पहले जीडीपी पर आ जाते हैं। जीडीपी एक जो है वो आंकड़े इनके पास में हमेशा रहते हैं, आंकड़े बदल देते हैं। तो मैं सत्येंद्र जी से पूछता हूं कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, और जीडीपी का 1 रुपया जो है नहीं ठीक है, वो टेक्निकलिटीज पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा विषय है वो। लेकिन सवाल तो ये भी कि कर्नाटक में जिस तरह से कर्नाटक में जो विधानसभा में पारित किया गया प्रस्ताव, दोगुनी सैलरी की गई। हालांकि कई राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा वेतन मिलता है विधायकों को, उसके अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती ये कर्नाटक में देखिए, अब आपने बोला कर्नाटक में कम करा लें पहले कांग्रेस से। आप प्रशीता जी क्या उसको की तुलना कर सकते हैं?
वहाँ की इंडस्ट्री की तुलना मध्य प्रदेश से कर सकते हैं, वह यहाँ की चोर सरकार की जो है वो तुलना कर्नाटक से कर सकते हैं। भी ठीक नहीं तो है, इस प्रकार की बेहतर देवदत्त जी बता आप जाके देखिए कि कई जितने भी आंकड़े बताए हैं, इन्होंने जितने भी आंकड़े बताए हैं, भले वो हिमाचल प्रदेश के हो, भले वो जो है कर्नाटक के हो, वो झूठे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रेरित है। उनको ठीक करना है। विधानसभा का रिकॉर्ड है, संसद के डेटा बोल रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया। हाँ बता दूं मैं, मेरा हो गया भैया, हो गया भैया, आपका हो गया भैया, हो गया। देखिए प्रसिद्धा जी ये बता दूं, खून चूसने का इन्होंने आरोप लगाया। लाडली बहना योजना में राशि बढ़ाने की मांग कह रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, जो लोन दिए जाते हैं उसके लिए परेशान होते हैं, मैं सब जवाब दे कई समस्या। भैया हो गया आपका, आपने बोल लिया, आप मुझे बोल लें दो ना, ये आपका नेशनल हेराल्ड चैनल नहीं है भैया, एक मिनट सत्येंद्र जी, आप इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए समर जी, उसके बाद। आपने उमंग सिंगार जी की चर्चा करी यहाँ पर, आपने उमंग सिंगार जी पर जो आरोप लगाया, बताना चाहूंगा कि उमंग सिंगार जी वो व्यक्ति है जिन्होंने इस बालिका को स्कूटी दी। उमंग सिंगार जी व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मदद से, अपने पॉकेट की मनी से उस बच्ची को लैपटॉप देने की बात करी, तब जब नाक कटवा के मध्य प्रदेश की सरकार को उन बच्चियों को पैसे देने की जरूरत आन पड़ी, जब हमारी सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह काम किया, तो इनको शर्म आना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के गरीब और भोले वाले जनता का पैसा का व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए प्रसीता जी, खून चूसने का ये कह रहे हैं, खून चूस कौन रहा है? विक्रांत भूरिया का मैंने जीता जागता उदाहरण दिया कि स्वेच्छानुदान के 24 लाख रुपए डकार गए, किस आधार पर उन्होंने पेमेंट कर दिया? टेंट वालों का और उन्हीं वो बाइक वालों का सब। अब देखिए समर जी, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, समर जी आप अपने समय बोला करिएगा, तो आप जांच कराइए ना, आरोप क्या जांच, अरे शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है यहाँ पर जांच। अरे जाके अपने नेशनल हेराल्ड पे बोलना, अपने जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक है वो, क्या बेवकूफों की बातें करते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चोर कह रहे हैं हमारी पार्टी, अरे कांग्रेस चोर है, समर सिंह की पार्टी चोर है, नहीं बोलेगा इस तरह से भाषा शैली का। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदार। क्या प्रसीता जी आप इनको नहीं बोलती? जब आप दोनों को बोल रही हूँ मैं, दोनों को बोल रही हूँ, इस तरह से नहीं डिबेट होती है। बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए था तब शुरुआत में जब उन्होंने बोला, आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया। रुक जाइए, नहीं लिखे आपने 60 रुपए पेंशन। अरे खून चूसने वाली कांग्रेस है, विक्रांत भूरिया खून चूस रहे हैं भैया, जीता जागता बता रहे हैं। और अगर उमंग सिंगार जी ने कहा था कि विधायक निधि से विकास कार्य कराएंगे, तो सारे विधायक कांग्रेस के खून चूस रहे हैं। आप और उमंग सिंगार जी भी उसमें सम्मिलित हैं। आपको अगर विकास की बात करनी है तो आप दीजिए ना विकास के लिए पैसा। नहीं बोल रहे ना, कांग्रेस का प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है? सवाल तो उठेगी ना सत्येंद्र जी, और इस तरह से डिबेट नहीं होती है। काटने का टीका नहीं है और विधायकों को बड़े बड़े बंगले दिए जाने की इसके लिए प्रसीदा जी किससे पूछ रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना, फिर जल्दी अपनी बात कीजिए। देखिए प्रसीदा जी, मैं बता दूं, आपने ही स्वयं कहा कि कर्नाटक में किसकी सरकार है और किस सब डबल कर दिया ना, तो ये कांग्रेस यहाँ ज्ञान दे रही है, वहां पर जाकर के ज्ञान नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुनिए आप, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि इन्होंने खून चूसने का काम इन्होंने किया। अगर कांग्रेस के एक भी विधायक बता दें कि जो उन्होंने कहा अपने वेतन से विकास के कार्य करेंगे जन क्षेत्र में अपने जो उमंग सिंगार जी ने संकल्प व्यक्त किया था माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, तो खुली चुनौती है मेरी कांग्रेस को। कांग्रेस के बाजू में सामर्थ्य तो डेटा जारी कर दे कांग्रेस, और कांग्रेस की दूसरी खुली चुनौती है कांग्रेस के बाजू में सामर्थ्य, तो जवाब दे कांग्रेस कि कांग्रेस में विक्रांत भूरिया जी ने 24 लाख का, मैं बता रहा हूं, डेटा तो इस बात का भी सामने है कि मध्य प्रदेश के कितने विधायक करोड़पति हैं। उसके बाद फिर इस तरह के प्रस्तावों की क्या जरूरत है? इसका जवाब मैं देवदत्त जी से लूंगी। कमलनाथ जी भी है विधायक, कमलनाथ जी विधायक हैं, वो भी सबसे बड़े मल्टी मिलियनियर तो कमलनाथ जी। रुक जाइए देवदत्त जी। प्रसिद्धि जी, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसी के पास पैसा आ रहा है तो उसका सदुपयोग क्या कर रहा है वो विधायक। राशि यदि बढ़ भी रही है, मैं देखता हूँ कई विधायक ऐसे मंत्री हैं जिनका पूरा बंगला उनके क्षेत्र के लोगों के लिए, उनका इलाज कराने के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए, और कुछ विधायक यहाँ घुस नहीं पाते क्षेत्र के लोग या आम जनता के लोग। तो बात ये कि यदि आप ये मूल्यांकन जरूरी है कि जो राशि मिल रही है उसका सदुपयोग कौन कितना कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जीवन स्तर तो सबका उठा है। आज छोटे छोटे कर्मचारी, मैं कहूँ कि सब्जी बेचने वाला, कोई भी जो काम करने वाले, वो सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मकान आजकल होटलों से अच्छे बन रहे हैं। तो
सब चीजें समय के साथ ये तो सब बढ़ रही, लेकिन उसका सदुपयोग एक जनप्रतिनिधि उसका उपयोग कैसे कर रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं जानता हूँ कि गोपाल भार्गव जो 9 बार से जीत रहे हैं, तो उनका पूरा बंगला क्षेत्र के लोगों के लिए, मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध है और उनकी जो एम्बुलेंस चलती है, निजी सेवा, और शादियां जैसे अभी करा रहे 1 मई को तो 25,000 लोग को शादी वो करा चुके। तो बात ये है कि जनप्रतिनिधि उसका उन सुविधाओं का उपयोग कितना कर रहा है, ये कसौटी, ये मूल्यांकन जरूरी होना चाहिए। और किस स्थिति में आप सरकार बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो क्या परिस्थितियां बनी, क्या विधायकों को आवश्यकता पड़ी, किस तरह की ये सब चीजें हैं। बाकी परिस्थितियां तो अब ऐसी है कि जितना पैसा आ जाए उतना कम पड़ रहा है लोगों के लिए। घर भरे पड़े हैं कपड़ों से, सबसे बाजार भरे पड़े हैं, तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इन सुविधाओं का कितना उपयोग कर रहा है अपने जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, इसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है इस समय। बिल्कुल, इसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है और जनता का, क्षेत्र का विकास कितना हो रहा है, चूंकि समय पूरा हो चुका है। तो मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए कि सुविधाएं तो तमाम जिम्मेदारों को दी जाती है, लेकिन वो जिम्मेदार अपना विकास ना कर क्षेत्र का और जनता का विकास कितना करेंगे, इसका मूल्यांकन होना भी जरूरी है। जो राशि उनके पास पहुंच रही है वो उनके क्षेत्र के विकास में कितनी लग रही है और जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही है, जो सुविधाएं उनको मिल रही है उस स्तर की, इसका मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है। और अगर इसके ये सब मूल्यांकन होकर और इसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है और फिर ये सुविधाएं दी जाती है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, प्रस्ताव आएगा, सुविधा मिलेगी, जनता का कितना विकास होगा। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।